हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन चैनल में। घर का बच्चा बच्चा अब अंग्रेजी बोलेगा। कहने का मतलब है कि अब अंग्रेजी बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इंग्लिश बोलने में, ना पढ़ने में, ना ही समझने में। तो पूरा वीडियो देखिए आखिरी तक, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से इंग्लिश को पढ़ाने वाली हूँ मैं कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट की हूँ, जो सीरीज है अपना इंग्लिश ग्रामर सीरीज, जिसका ये फर्स्ट चैप्टर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ को बेस किसी भी चीज़ का अगर बेस मजबूत होता है, जड़ मजबूत होता है, तो बहुत अच्छे तरीका से वो आगे तक जाता है और बहुत अच्छे से टिका हुआ रहता है। तो हमारा जो बेस है इंग्लिश का है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में, वो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो आप लोग एकदम आखिरी तक वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं एक एक चीज़ को इतने अच्छे से बताऊंगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अल्फ़ाबेट का कितना ज़्यादा वैल्यू है हमारे इंग्लिश के साथ साथ हमारे और अलग सब्जेक्ट्स में भी, जिसमें हम लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के बारे में जानेंगे, एक नेशनल एंड इंटरनेशनल डे के बारे में जानेंगे, एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे, और इंग्लिश का ग्रामर का ये सीरीज तो चल ही रहा है, जिसका हमारा टॉपिक है आज का जो फर्स्ट वीडियो है हमारा, वो है इंग्लिश अल्फाबेट का चल रहा है, ठीक है। और इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी जानेंगे, और साथ में हम लोग कुछ वोकेबलरी भी जानेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग एकदम शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है उसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो हमारे हैं बहुत महान पर्सनैलिटी है, एपीजे अब्दुल कलाम सर। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आप लोग भी इनके बारे में जाकर के पढ़ सकते हैं, जिनसे आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आगे जीवन में, किस तरीका से आप लोगों को अपने लाइफ को लेकर के चलना है। तो हम लोग आते हैं आज के हमारे मोटिवेशनल कोट में। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अब ये डिसाइड करना आपको है कि आपको मेहनत करके अपनी इच्छा से बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर आप लोगों को चुपचाप बैठे रहना है और जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं उतने ही में आप लोग को संतुष्ट रहना है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ तो आपको मिल ही जाएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, आप लोग अगर मेहनत नहीं करते हैं, तो आप लोगों को शायद वो भी मत मिले जो लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोगों का ये जो है वो एजुकेशनल चैनल है, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े से एक प्लान के बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा है हिंदी एजुकेशन चैनल है, एक एजुकेशनल चैनल है। तो हम लोग जानते हैं एजुकेशन का महत्व क्या होता है। तो हम लोग एक बार यहाँ पर एक कोट जो है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको हम लोग पढ़ते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप दुनिया बदल सकते हैं। एक पढ़ा लिखा एक जानकार व्यक्ति को जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जानकार हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप अनजान हैं, चीज़ों की जानकारी आपको कम है, तो आप लोगों को दूसरे लोगों पे निर्भर रहना पड़ेगा, और निर्भरता वाली चीज़ें अक्सर अच्छी नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी जगह पे आते हैं। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन जो है लाइफ के प्रिपरेशन के लिए नहीं है, लाइफ के जीवन की तैयारी के लिए एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन अपने आप में ही जीवन है। एक एजुकेटेड व्यक्ति के लिए, एक जानकार व्यक्ति के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। किसी भी जगह पे, किसी भी समय पे, जीवन के किसी भी स्तर में जा करके वो अपने जीवन को एक अलग मोड़ दे सकता है, अगर उसके अंदर में शिक्षा की शक्ति है तो। ठीक है। तो हम लोग एक बार यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये है क्या, और इसमें एजुकेशन का क्या महत्व है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है, जो कि जिसमें कि 17 गोल रखे गए हैं। ठीक है। जो 17 गोल की पूरी दुनिया, भारत में सिर्फ दुनिया में सिर्फ भारत नहीं है जो प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, जिसके पास में खाना का या हेल्थ का या फिर एजुकेशन का या फिर बाकी अलग चीज़ों का प्रॉब्लम है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है, जिसमें भारत भी एक है। जैसे कि हम लोग दुनिया में जितने भी देश हैं, यूनाइटेड नेशन में करीब 200
देश है, 200 कंट्री है, और भी कंट्रीज है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जो रजिस्टर्ड है वो 200 के करीब है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ डेवलप्ड कंट्री है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री वाले लोग ये सब प्रॉब्लम को ज्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जानते हैं, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। एक्चुअली आप लोगों को ये सब चीजें मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों का जो ये समय है, अगर आप स्टूडेंट है, क्लास 6 से 10th है, या फिर उससे बिलो है, या फिर उससे ऊपर है, तो आप लोगों को हर एक जगह पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि आज अगर आप 10th के स्टूडेंट है, तो आपको 10th पास करने के बाद अगर कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ इंट्रेंस देना पड़ेगा। 12th के बाद अगर कोई ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ इंट्रेंस देना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ इंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर कंपिटिटिव एग्जाम के लिए हर जगह पर इन सब चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर आप लोग रखते हैं तो आप लोगों को आगे जाकर के आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की जानकारी रहेगी कि नहीं मैं इन चीजों को जाना हूँ, सुना हूँ, ठीक है। तो चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 गोल है, जिसमें ये 17 गोल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा बस दो चार के बारे में जानते हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर हमारे मतलब कि रोजमर्रे की जिंदगी के लिए हमारी जरूरत है। तो पहले नंबर पे है नो पॉवर्टी, दूसरे नंबर पे है जीरो हंगर, तीसरे नंबर पे है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, चौथे नंबर पर एजुकेशन है, पांचवें नंबर पर है जेंडर इक्वलिटी। तो हम लोग अभी 5 तक में ही रह करके एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो नो पॉवर्टी का मतलब होता है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि दुनिया में कहीं पर भी गरीबी मत हो, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कोई भी भूखा मत रहे। भारत में आज ऐसी हालत है कि 75% लोगों को, जो पॉपुलेशन है हमारा भारत का, उसके जो 75% जो लोग हैं उन लोगों को एक क्वालिटी फूड नहीं मिलती है, एक हेल्दी फूड नहीं मिलती है, या फिर समझ लो कि 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, ऐसा हमारा डाटा बताता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये गोल में कहा जा रहा है कि गरीबी बिल्कुल हटा देना है, और कोई भी भूखा मत रहे, जीरो हंगर, मतलब कि कोई भी भूखा मत रहे, ऐसा हमारा प्रोग्राम इस तरह से हम लोगों को सेट करना है। अगर मान लो कि गरीबी नहीं रहेगी और कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा तो उसका हेल्थ ठीक रहेगा। हेल्थ कब खराब होता है? जब गरीबी होती है, गरीबी के कारण अच्छा से खा पी नहीं पाता है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनका हेल्थ खराब हो जाता है। और हेल्थ खराब रहता है जब हमको खाने ही नहीं मिल रहा है, जब हमारे पास गरीबी है, जब हमारा हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो हमको एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? जब हमको एजुकेशन ही अच्छा से नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे जेंडर इक्वलिटी के बारे में? जेंडर इक्वलिटी कहने का मतलब है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन अभी हमारे समाज की दुर्दशा इतनी खराब है कि लड़का को अलग नजर से देखा जाता है, लड़की को अलग नजर से देखा जाता है। तो अभी भी अगर आप डाटा में जाकर के देखेंगे इंडिया या वर्ल्ड में, तो लड़का और लड़की के कंपैरिजन में, मेल और फीमेल के कंपैरिजन में हमेशा जो है वो फीमेल की जो संख्या है वो कम ही देखने के लिए मिलती है। 100 में से कहीं पर आप लोगों को 1000 में से कहीं पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा 700, 600, 800, ये सब चीज देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। जो लड़की होती है उसको पैदा होते ही मार देते हैं, या गर्भ में भी मार देते हैं। ऐसी स्थिति है आज के समय में हमारे ये जेंडर इक्वालिटी की कहानी। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन नहीं है, समझदारी नहीं है, तो ये सब चीजों को लेकर के लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण जेंडर इक्वालिटी हमारी खराब हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आकर के हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हम लोग को कहने का मतलब है कि क्वालिटी एजुकेशन एजुकेशनल वीडियो है, तो इसलिए मैंने इस पर फोकस किया है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर में मैंने फोकस किया है। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है, 4th नंबर के गोल में आता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसा एजुकेशन जिसमें आप जो चीजें सीख रहे हैं उन चीजों की आपको पूरी नॉलेज है, उन चीजों को आप अपने लाइफ में भी उतार रहे हैं, उस चीजों से सीख रहे हैं, और उन चीजों को सीख करके आप उसको अच्छे तरीका से उपयोग में लेके आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन इन द सेंस कि आप 10th का डिग्री मिल गया, 12th का मिल गया, ग्रेजुएशन का मिल गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी क्वांटिटी एजुकेशन। एंड द क्वालिटी एजुकेशन मीन्स कि आप लोगों ने जो भी चीजें सीखा है, जाना है, पढ़ा है, वो सारी चीजों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ये आप क्वालिटी एजुकेशन आपका आता है 4th नंबर के गोल में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा डे है वो डे है 1 जनवरी का। हम लोग डेट लिए हैं वहां पर, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने 1 जनवरी का यहाँ पर डेट ले लिया है। ये 2023 चल रहा है, ठीक है ना।
तो फर्स्ट का हम लोग यहाँ पर डेट लिए हैं, 1 जनवरी का डेट। तो 1 जनवरी को देखो हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ग्लोबल फैमिली डे। तो हर एक इंसान के लाइफ में फैमिली का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। हर एक इंसान जो कोई भी इस दुनिया में है, सबसे पहले उसका फैमिली होता है, उसके बाद फिर कुछ होता है। इसलिए 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर एम में क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाई फैमिलीज इन आवर लाइफ while also रिफ्लेक्टिंग ऑन द चैलेंजेस फेसिंग मॉडर्न फैमिलीज। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि हम लोगों को मतलब कि ये चीज, ये ग्लोबल फैमिली डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग इस चीज को जान पाए कि हमारे फैमिली का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट में होता है तो दुनिया की हर एक परेशानी से इंसान लड़ सकता है, लेकिन अगर फैमिली ही सपोर्ट में नहीं होता है तो खुद से भी लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो 2023 का जो यहाँ पे थीम है वो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन का कहने का मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनना। ये बहुत ज्यादा एक मतलब नॉर्मल लाइफ के लिए भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो तरह के जीवन शैली हमारे सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। एक होता है अर्बन होता है, दूसरा होता है रूरल। अर्बन एरिया क्या होता है, अर्बन एरिया में मैक्सिमम चीजों को देखोगे कि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, वर्किंग लोग होते हैं, जो कि हर एक आदमी काम कर रहा होता है। जब हर एक आदमी काम कर रहा होता है तो अपने फैमिली को उतना समय नहीं दे पाता है, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है और शहर में इतनी भाग दौड़ की जिंदगी रहती है कि फैमिली को समय दे नहीं पाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसलिए इस थीम को रखा गया है कि शहर में कुछ इस तरीका से व्यवस्था बनाया जाए कि फैमिली में लोग काम करते हुए भी अपने फैमिली के साथ में समय बिताएं, और एक दूसरे के साथ में जितना ज़्यादा अच्छे से समय बिताएंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे, उतने से ज़्यादा अच्छे से उन लोग अपने लाइफ को लेकर के चल पाएंगे। रूरल एरिया में थोड़ा अलग तरीका से देखने के लिए मिलता है। रूरल एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया में देखो एक छोटी सी चीज़ और होती है, एक छोटे से जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक गाँव में एक बहुत बड़े से जगह में बहुत बहुत कम लोग रहते हैं। ये चीज देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो डेंसिटी के हाई डेंसिटी के कारण यहाँ पर जो अर्बन एरिया है वहाँ पर लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। लेकिन रूरल एरिया में वही चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि रूरल एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत बड़े जगह में, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जो परेशानियाँ होती है कम होती है। परिवार के लोग भी एक दूसरे की अच्छे से मदद कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, एक दूसरे का अच्छे से साथ दे पाते हैं, तो वहाँ पर जीवन उनका अच्छा हो पाता है। तो चूंकि अर्बन एरिया के लोग फैमिली से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा एक दूसरे के साथ में समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, जिसके कारण फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन का यहाँ पर थीम रखा गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर देखो कितना प्यारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, फैमिली वेयर लाइफ बिगेन्स एंड लव नेवर एंड। परिवार जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है और वहाँ पर प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक यूनियन टेरिटरी के बारे में जानते हैं। यूनियन टेरिटरी मैंने पहले ही वीडियो में क्यों लिया है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। यूनियन टेरिटरी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपने यहाँ पर एक और एक स्लाइड में जाऊँगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये हमारा है प्यारा भारत, ठीक है ना, ये प्यारा भारत है। तो सबसे टॉप में हमारा देखो ये वाला एरिया, वो लद्दाख वाला एरिया पड़ता है। सबसे बॉटम में जो हमारा पड़ता है वो हमारा पड़ता है तमिलनाडु वाला एरिया। तो मैं अभी ये जो सीरीज चल रहा है उसमें मैं हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट का जिक्र करूंगी, जो आपका टॉप लेफ्ट से लेकर के आपका बॉटम राइट तक में जाकर के खत्म होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में खत्म होगा। तो इसीलिए पहला जो हमारा यूनियन टेरिटरी या स्टेट में जो पहला हमारा वो आ रहा है वो लद्दाख है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो चलो हम लोग आते हैं अब अपने स्लाइड पर। तो ये जो हमारा पहला वीडियो है इसका हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टेट यूनियन टेरिटरी में अपना जो लिया हुआ है वो है यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा लद्दाख का पिक्चर है। ये हमारा जो लद्दाख है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, ठीक है ना। ये हमारा लद्दाख का जो है ये पिक्चर है ना। तो लद्दाख में दो कैपिटल, एक लेह है और दूसरा है अपना आपका कारगिल। दो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो लेह देखो यहाँ पर है और कारगिल यहाँ पर है, ठीक है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर से लगभग सटा हुआ पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि थोड़ा सा अब हम लोग लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। तो लद्दाख जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट किसका है, इंडिया का है। भारत सरकार द्वारा इसको रूल किया जाता है। रूल क्या किया जाता है, भारत सरकार की एक यूनियन टेरिटरी है जिसको बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। बहुत नया नया सा लग रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर देख करके 31 अक्टूबर 2019 को। वास्तव में ये पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख था वो एक स्टेट था, जम्मू एंड
कश्मीर, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दिया, ये पहले क्या था, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू में 370 और 35A के थ्रू में ये चीज इनको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे कुछ कुछ करके, ये आज़ादी के समय से ही, ठीक है ना। इसके कहानी में बाद में जाऊंगी, इसके कहानी में जाऊंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा चला जाएगा। ये स्पेशल एक्ट दिया हुआ था, जिसको जो बीजेपी की गवर्नमेंट, जो बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन 2019 में जब आई फिर से इलेक्शन जीत करके, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो इनको स्पेशल एक्ट, इनको स्पेशल जो इनको फैसिलिटीज मिली हुई थी, वो सारी चीज़ों को खत्म करके ये इसको पूरी तरीका से इंडिया में इसको मतलब कि पूरी तरीका से इंडिया के रूल में इनको ले आए, ठीक है ना। जो कि 31 अक्टूबर 2019 में, मतलब भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्टेट को तोड़ करके दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अक्सर इतिहास, मतलब भारत के इतिहास में ये देखा गया है कि जितने भी, मतलब कि स्टेट को तोड़ के स्टेट बनाया गया है या फिर यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई एक स्टेट को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर को बाद में स्टेट बना दिया जाएगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मतलब ऑर्डर आ गया है, सरकार को बोला गया है कि तुम लोग जल्दी से इसको स्टेट बनाओ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कराओ, यहाँ पे स्टेट बनाओ। हम यहाँ पर पहले से जैसा चल रहा था वैसा लेकर के आओगे। लद्दाख को तुम लोग यूनियन टेरिटरी रख रहे हो, ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को तुम लोगों को फिर से स्टेट बनाना होगा। ऐसे सरकार ने भी कहा है कि हम लोग जल्दी ही, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बना देंगे। लेकिन अभी स्टेट से जब ये यूनियन टेरिटरी में आया है, तो माहौल अभी गर्मा गर्मी चल रहा है, तो थोड़ा सा जैसे माहौल ठंडा हो जाएगा, फिर से हम लोग इलेक्शन कराएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे और इसको स्टेटहुड का दर्जा हम लोग जल्दी से देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अब आते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखते हैं कि इसका दो कैपिटल है, एक है लेह है और दूसरा है कारगिल। और बाकी यहाँ पर थोड़े से जानकारी आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और ये जो हम वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा जानकारी हो तो इस वेबसाइट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे कि जान गए कि हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे लद्दाख है, देखो सबसे ऊपर टॉप में लद्दाख है। तो हमारा लद्दाख देखो कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को टच करता है, पाकिस्तान को टच करता है, चाइना को टच करता है। ये तीन इंटरनेशनल बाउंड्री को हमारा जो है लद्दाख वो टच करता है। और जो कौन कौन से स्टेट को टच करता है उसको देखो, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को टच करता है और दूसरा टच करता है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है यहाँ पर। और ये है हमारा प्यारा भारत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये जो चैप्टर है और आज का जो हमारा वीडियो है, ये है इंग्लिश अल्फाबेट पे। तो इंग्लिश अल्फाबेट हमारा क्या है, ग्रामर का पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्रामर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो ग्रामर होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो एक बार हम लोग इसका डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ग्रामर इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रूल्स दैट अलाउस यू टू कंबाइन इंडिविजुअल वर्ड टू मेक कॉम्प्लेक्स मीनिंग। कहने का मतलब है ग्रामर हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पैटर्न है जो कि हम लोगों को ये रूल देता है कि हम लोग इंडिविजुअल मतलब अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक मीनिंग बनाए, ठीक है ना। बाय अप्लाइंग ग्रामर रूल्स टू योर राइटिंग, मतलब जिससे कि आप लिख सके, ठीक है ना, लिख सके, पढ़ सके, समझ सके, उसके लिए एक प्रॉपर, जो एक प्रॉपर तरीका से जो एक पैटर्न होता है, जो एक सिस्टम होता है, उसको बताने का काम करता है ग्रामर। यू विल मेक इट स्ट्रोंगर, क्लियर एंड मोर इफेक्टिव। जैसे कि मान लो कि अलग अलग वर्ड्स को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हो, तो सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न होता है, जो रूल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, क्लियर तरीका से सारी चीजों को हम लोग लेकर के चल सके। हिंदी में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर, व्याकरण। ग्रामर भाषा का वो अध्ययन है जो हमें शुद्ध और सही तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सिखाता है। मतलब भाषा का अध्ययन है, हम लोग भाषा को इस तरह से पढ़ते हैं जो हम लोग को सिखाता है कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको हमारा सिखाने का जो काम करता है उसको हम लोग ग्रामर बात बोलते हैं। भाषा बोलने, सीखने या लिखने के लिए व्याकरण का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रामर का, व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, लिखने का तरीका पता है अच्छे से, तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी सही तरीका से सारी चीजों को जानने के लिए। व्याकरण भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्याकरण जो है, ग्रामर जो है, वो जो लैंग्वेज है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहने का मतलब है कि सिर्फ इंग्लिश में ग्रामर नहीं होता है। आप जितनी भाषाएं जानते हैं, जितनी भाषाओं को पढ़ते हैं, हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है। लिखने का एक तरीका होता है, जिस भाषा को लिखने का जो तरीका, कोई भी भाषा के लिखने की जो तरीका होती है, उस तरीका को बताने का, उस तरीका को बताने का या इस तरीका को लिखने
लिखने का जो रूल होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है, उसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम लोग को गेम खेल रहे होते हैं तो गेम को खेलने का जो नियम होता है, जिससे कि वो गेम बनता है, जिससे कि जीत और हार होती है, उसी तरीका से जब हम लोग किसी चीज को लिखते हैं तो लिखने का जो पैटर्न होता है, लिखने का जो रूल होता है, उसी को हम लोग ग्रामर कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन पार्ट पर, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर्स। दीज आर रिटन इन टू वेज। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसको दो तरीका से हम लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में ये है और स्मॉल लेटर में ये है। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का तो एक ही होता है, बस वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। ठीक है ना, तो ये हमारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट, और ये हमारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, जो यहाँ पर 26 लेटर जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट को दो पार्ट में बांटा गया है। एक में बांटा गया है भावेल में, दूसरा में बांटा गया है कॉन्सोनेंट में। तो हम लोग यहाँ पर भावेल के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में बता ही दी पढ़ करके आप लोगों को। तो अब हम लोग जानते हैं कि कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में भावेल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, भावेल्स कैपिटल लेटर में बोलो स्मॉल लेटर में बोलो, दोनों में बराबर ही होता है, लेकिन बस लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग इसका अलग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर हमारे जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उसमें से 5 लेटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, भावेल का होता है, जिसमें है ए है, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 लेटर जो है हमारे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भावेल्स बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पर देखो AEIOU, इस तरीके हम लोग स्मॉल लेटर में इस तरीका से लिखते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसको और अच्छे तरीका से आप लोगों को बताऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आकर के पहले हम लोगों ने जान लिया कि भावेल क्या होते हैं, अब हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। क्योंकि 26 लेटर हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, 5 होता है भावेल, तो 21 हमारा हो गया कॉन्सोनेंट। तो 21 कॉन्सोनेंट हमारा हो गया, तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्सोनेंट में हमारा कौन कौन सा लेटर आता है। BCDFGHJKLMN ओ, सॉरी ओ तो हो गया हमारे भावेल, PQRSTVWXYZ। ठीक है ना, यहाँ पर भी स्मॉल लेटर में भी सेम होएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या जान गए, भावेल जान गए, और हम लोग यहाँ पर क्या जान गए, कॉन्सोनेंट जान गए। ये भावेल और कॉन्सोनेंट का और इंग्लिश अल्फाबेट का हमारे लाइफ में इतना ज्यादा यूज है, देखने के लिए तो ये इतना बहुत आसान सा लगता है, अरे इंग्लिश अल्फाबेट ही तो ABCD तो जानना है। पर इस ABCD का यूज हमारे नर्सरी से ले करके हमारे UPSC के एग्जाम तक में ये चीज का उपयोग होता है। इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आगे चलने के बाद फिर पता चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग स्कूल के बच्चे हैं, 10th तक के बच्चे हैं, 12th तक के बच्चे हैं, या फिर आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, या फिर आप लोग आगे जाकर के कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, हर जगह पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। इसको हल्का में लेने की कोशिश मत करो, छोटा है मगर बहुत मोटा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए कॉन्सोनेंट के बारे में, जान गए हम लोग, और उसके बाद हम लोग भावेल्स के बारे में जान गए, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स के बारे में जान गए। अब हम लोगों के पास में यहाँ पर एक छोटा सा जो एक्सेप्शनल केस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर में इसको एक्सेप्शनल में रखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर। हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 भावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। व्हेन 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट एंड 5 लेटर्स आर भावेल्स, बट इन 2 लेटर आर फंक्शन एज बोथ कॉन्सोनेंट एज वेल एज भावेल। मतलब 2 लेटर ऐसा एक्सेप्शनल लेटर है जो भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों में यूज किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा बताया गया है। तो वो 2 लेटर कौन से है, वो है W और Y। ठीक है ना, तो कैपिटल लेटर में W और Y को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और स्मॉल लेटर में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं नंबरिंग के बारे में। नंबर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो अगर 26 लेटर्स है तो 26 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं कि 26 लेटर्स में 26 नंबर है, तो कौन कौन सा लेटर का कौन कौन सा नंबर होता है, इसको एक बार यहाँ पर हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी एक बार हो जाती है, तो बाद में फिर इन सब चीज़ों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मैंने जो लेटर्स है उसको कैपिटल में भी लिखा हुआ है, स्मॉल में भी लिखा हुआ है, और उसके बगल में, उसके बाजू में उसका नंबर भी लिख दिया है। ठीक है ना, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है ना, तो इसका हर का एक नंबर है अपने जगह पे। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, इसी तरीका से हमारा जेड तक का यहाँ पर 26 नंबर है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको याद कर लेना। इसको याद कर लोगे तो बाद में किसी भी टेस्ट में ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बहुत ही ये बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, और अगर इसके नंबर्स याद रहेंगे तो बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी आप लोग को होगी। नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी अभी इस वीडियो में, लेकिन इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने भावेल जाना है, कॉन्सोनेंट जाना है, तो हम लोग देख लेते हैं भावेल के नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, भावेल के नंबर कौन कौन से होते हैं, ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15 और यू का 21। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जिस तरीका से भावेल के बारे में जाने, कॉन्सोनेंट के बारे में भी देखो, यहाँ पर है B C D, B का 2, C का 3, D का 4, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप लोग एक बार देख लेना और इसको याद कर लेना। फिर आप लोग बोलना कि नहीं मैडम आपने बहुत अच्छे से बताया था, ये चीज़ हम लोग पढ़े तो बाद में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ए से लेके जेड तक में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर में 26 नंबर होते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हम लोग अगर ए से स्टार्ट करते हैं 1, तो हमारे जेड में 26 जाता है। लेकिन अगर हम लोग जेड से स्टार्ट करते हैं रिवर्स काउंट करना, उल्टा काउंट करना, तो हमारा जो ए का नंबर आता है वो हमारा 26 आता है। तो ये रिवर्स नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना और याद कर लेना। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का डायरेक्शन में हम लोग आते हैं। ये जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। क्योंकि ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैथ में चले जाओ, जब आप क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड बना रहे हो, या फिर रीजनिंग कर रहे हो, या फिर आप मतलब बेसिक इंग्लिश के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं, ये डायरेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है आप लोगों को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर। हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्फाबेट इज द लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड, इसको हम लोग लेफ्ट इंड बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा अल्फाबेट जब भी स्टार्ट होता है तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट इंड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, और खत्म हमारा कहाँ होता है, राइट इंड में जाकर के होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना, इसको याद रखना। अगर इसको ये चीज याद रह गया तो रीजनिंग बनाने के समय आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जब मैं रीजनिंग का क्लास ले रही होंगी तो फिर से मैं इस चीजों को बहुत और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, जैसे आप लोग अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी तरीका से यहाँ पर लेकर के चलना। जैसे ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये जब भी स्टार्ट होगा तो इधर से चल करके ऐसे ही स्टार्ट होगा जब हम लोग इधर से जा रहे होंगे, और राइट हैंड से जब हम लोग जा रहे होंगे तो इस तरह से हमारा स्टार्ट होगा और इस तरह से हमारा यहाँ पर जाएगा। ठीक ना, तो जब भी आप, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ते हो, तो जब आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ते हो तो हमेशा ए से स्टार्ट होती है चीज़ें, ए से बी से ऐसे स्टार्ट होती है। तो कोई भी वर्ड को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्यों इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही जाता है। ठीक है, ये डिक्शनरी आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अच्छा से लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट।
ठीक है ना। जब हम लोग राइट से ए से बी सी डी की तरफ हम लोग जब असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, बढ़ती क्रम में जाते हैं, तो हमारे लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, जो ए बी सी डी की तरफ हमको लेके जाता है। और जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो जेड से हम लोग माइनस की तरफ जाते हैं, जो हम लोग को जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी इसके तरफ हम लोग को लेकर के आता है। तो जैसे कि यहाँ पर ए से लेकर के तुम ए से लेकर के आपका जेड तक का 26 नंबर है ना। तो अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि ए के लेफ्ट में क्या है, ठीक, ए के राइट में क्या है, या फिर डी के लेफ्ट में क्या है, ठीक है ना, या फिर जी के लेफ्ट वाले लेटर का कौन सा नंबर पड़ता है, या फिर जी के राइट वाले लेटर का नंबर कौन सा पड़ता है, इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए इस पैटर्न को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, और जब हम लोग लेफ्ट से राइट में, सॉरी, राइट से लेफ्ट में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज को और जान लेते हैं। ये सब चीजों को मैं आप लोगों को, छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में जब आप लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़े होंगे तो आप लोगों को ये सब चीजों की जानकारी रहेगी, तो उस समय आप लोगों को बहुत हल्का लगेगा। ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हम सब लोगों को पता है नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, टू से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर क्या होता है, फाइव से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को हम जानते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंग्लिश, हम चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं, तो उसमें से वो ऑड नंबर में आने वाला लेटर कौन कौन सा है उसके बारे में देखो। ऑड नंबर कहने का मतलब है कि जो विषम संख्या होती है, ठीक है ना, जैसे 1 3 5 7, ये सब नंबर जो है हमारा क्या है, ये ऑड नंबर में आता है। तो ऑड नंबर में आने वाले जो लेटर्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ऑड नंबर में आने वाला लेटर हमारा कौन कौन सा है, ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, ये जो है ये हमारा ऑड नंबर में आने, विषम संख्या में आने वाला लेटर्स है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से आते हैं इवन नंबर अल्फाबेट में। इवन नंबर अल्फाबेट में जो है वो हमारा सम, ऐसा लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का ऐसा लेटर, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या है, सम संख्या में आने वाला लेटर कौन कौन सा है उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, जैसे बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। ठीक है, ये जो लेटर्स है वो हमारा क्या है, इवन नंबर में आने वाला लेटर्स है। क्योंकि हमारे पास में 26 लेटर है, तो अगर हमारा ऑड नंबर होगा तो वो हमारा 13 होगा, और इवन नंबर होगा तो भी वो हमारा 13 होगा, 13 दूना 26। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब चीजें हमको याद रहेगी ना, तो क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कि ऐसा अल्फाबेट कौन कौन सा है जो मतलब ऐसा कौन कौन सा लेटर है जो कि 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 से गुना होता है। ठीक है ना। तो 3 से गुना होने वाला लेटर कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो 3 से गुना होने वाला लेटर है हमारा सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये क्या है, 3 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है। अब हम लोग आते हैं अल्फाबेट मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है ना, ये कौन कौन सा अल्फाबेट है जो कि 5 से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास में कौन कौन सा, ई जे ओ टी वाई, ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, 5 के साथ में हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो देखो, एक छोटा सा जो लेटर वाला जो बहुत बेसिक का चीज है, उससे कितनी सारी चीजें हम लोगों को सीखने के लिए मिल गई। ठीक है, तो इसमें से और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है। जब मैं रीजनिंग का क्लास लूंगी उस समय मैं आप लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ाऊंगी। आज के लिए आप लोगों को ये सब चीजें इस वीडियो में, जो चीजें आप लोग सीखे हैं, देखे हैं अभी तक, जितने चीजें आप लोगों ने पढ़ा है वो चीजों को एक बार आप लोग देख लेना, नोट कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट है, किस तरह का कोई सजेशन देना, किस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन वाले पार्ट में आ गए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन वाले पार्ट में आ गए तो हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क के जगह को हमको फिल करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में हमारा आंसर क्या होगा उसको बताना है। जैसे कि ए बी सी डी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें बताओ कि क्या आएगा, आगे सीरीज में क्या होगा, ई होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो आगे सीरीज में हमारा क्या आएगा, के एल आएगा। उसी तरीके से 3 नंबर है बी बी डी एफ एच, तो हमारे इसके बाद में हमारा क्या आएगा, देखो सीरीज को करोगे तो यहाँ पर बी है, बी के बाद में हमारा सी प्लस डी, तो हमारा क्या आ रहा है, 2 नंबर प्लस हो रहा है।
ठीक है ना, 2 नंबर प्लस हो रहा है, तो हमारा जी के बाद में सॉरी, तो हमारा बी के बाद डी आता है, एफ आता है, एच आता है, एच आता है, उसके बाद में प्लस अगर 2 करोगे तो आई के बाद में जे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं, तो ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। और देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 2 जगह पर है, ठीक है, तो हमको बताना है कौन कौन सा होगा। तो ए बी सी, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ठीक है ना, ई एफ, जी के ई एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है, तो हमारा ये हो गया आंसर। अब हमारे पास में फिफ्थ नंबर पे है ए बी सी, ठीक है ना, बी सी डी, तो उसके बाद फिर यहाँ पर है सी डी ई, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डी ई एफ, ठीक है। इस पैटर्न में, इस सीरीज में जाओगे तो ये चीज हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को तो बताना जरूर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे का क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जे ए एफ, जे ई एफ, जे आई एफ, जे ओ ई। देखो यहाँ पर ये हमारा कॉमन है सब जगह पर, पहला लास्ट लेटर, लेकिन बीच वाले लेटर को देखो। बीच वाले लेटर में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, भावेल्स यूज कर रहे हैं, तो आखिरी भावेल हमारा क्या है, यू है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसी तरीका से देखो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स सी डी, ठीक है ना, ये है, ये क्या हमारा आ रहा है, ये हमारे रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, देखो रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। जे एच, देखो यहाँ पर डी एफ एच जे, ठीक है ना, सी ई जी आई, देखो इस तरह से यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर ये हो जाएगा। अब देखो ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताई हूँ, इससे रिलेटेड आगे का ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार ना आप लोग इन सारी चीजों को बना करके देखना, और इसका आंसर मेरे को, आप लोग आंसर तो मैंने बता दिया है, पर किस पैटर्न पे बन रहा है, इसका जो पैटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको आप लोग यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरे वाले पार्ट पर हम लोग क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द भावेल इन द गिवन वर्ड एप्पल। एप्पल में यहाँ पर भावेल कौन कौन सा है उसको बताने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास में देखो क्या क्या भावेल है, ए और ई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आंसर नहीं बताया है, ऐसे मैं सोची थी कि मैं इन लोगों इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी बोल करके, लेकिन चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आगे से नेक्स्ट टाइम से फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। फाइंड द कॉन्सोनेंट इन द गिवन वर्ड, इन ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखो ये हमारा ओ और ई जो है हमारा, ये तो हमारा भावेल है, तो कॉन्सोनेंट हमारा क्या हो गया, एच और एम, तो ये हमारा एच एम क्या हो गया, आंसर हो गया। फाइंड द सम ऑफ भावेल इन द गिवन वर्ड एलिफेंट। एलिफेंट में जो हमारा भावेल है, भावेल का हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या ढूंढना होगा कि भावेल कौन कौन सा है। तो भावेल हमारा ये दोनों ई है, और हमारा भावेल क्या है, ए है, और बाकी तो सारा हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हमारा ई का हमारा वैल्यू कितना होता है, ई का हमारा वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू हमारा होता है 5। तो 5 और 5 हो गया, कितना हो गया 10, और ये हो गया 1, 11। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 11। अब हमारे पास में यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम कॉन्सोनेंट इन द गिवन वर्ड वॉल। फाइंड द सम ऑफ होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब मैं ये पीडीएफ दे रही होंगी ना, तब मैं इसको ठीक कर दूंगी। फाइंड द सम ऑफ कॉन्सोनेंट इन द गिवन वर्ड बॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, ए तो हमारा भावेल है, तो बाकी हमारा 3 कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो आप ही लोग बताना, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है रीअरेंज द गिवन वर्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से डिक्शनरी को लिखा जाता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन है, इसको इसके जितने भी लेटर दिए हुए हैं वो सारे लेटर को रीअरेंज करना है, और इसको क्या करना है, लिखना है आपको इंग्लिश अल्फाबेट में असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट में, ठीक है ना। जैसे कि 1 नंबर में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये पहला नंबर में हमारा हो जाएगा ए, और दूसरा नंबर में हमारा हो जाएगा सी, और बाकी लेटर को आप लोग देख करके लिखना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर का जो हमारा पार्ट था, वो पार्ट हमारा वो पार्ट हमारा यहीं तक था। अब क्वेश्चन आंसर तक आज हम लोग थोड़ा सा वोकेबलरी जान लेते हैं, एक वोकेबलरी कुछ के बारे में हम लोग जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा वोकेबलरी का मैंने 5 वर्ड लिया हुआ है। पहला है एजुकेशन, दूसरा नॉलेज, तीसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा लिटरेसी, और चौथा कल्चर। तो हम लोग सबसे पहले एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो एजुकेशन का मीनिंग है शिक्षा। इसके जो सिनोनिम्स है वो है एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, स्कूलिंग, स्कूल, लेसन, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है इग्नोरेंस, अनएजुकेशन।
अनएजुकेशन मतलब है कि एजुकेशन का मतलब है कि चीज़ों को सीखना, पढ़ाना, पढ़ना, सीखना, ये सारी चीज़ें क्या आ जाता है, एजुकेशन के अंदर में आ जाता है। और जो एंटोनिम्स मीनिंग में आ जाता है ये सारी चीज़ें, और इसके जो एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा। तो इग्नोरेंस, अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहता है, इग्नोर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नोरेंस। ठीक है। और दूसरा में हमारा आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान लेना, नॉलेज लेना। तो इसका जो मीनिंग है और जो इसके सिनोनिम्स है वो है नॉलेज है, नोइंग है, इंटेलिजेंस है, साइंस है, इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल है। ठीक है ना। इतने सारी चीजें क्या है, सिनोनिम्स में आते हैं। अब एंटोनिम्स में क्या आता है, इग्नोरेंस आता है कि किसी चीज को जानना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, ज्ञान लेना ही नहीं है। इलिटरेसी होता है कि मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं होना, अनअवेयरनेस, किस चीज की जानकारी नहीं होना। अब तीसरा नंबर में हमारा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, कि एक व्यक्ति की योग्यता क्या है, एजुकेशनल योग्यता हो या फिर आपका हर एक फील्ड में अलग अलग तरीका से योग्यता हो, खेल में हो चाहे किसी भी चीज में। तो योग्यता के बारे में बात की जा रही है। तो योग्यता का जो सिनोनिम्स है और मीनिंग है वह है क्वालिफिकेशन, मेरिट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एलिजिबिलिटी और टैलेंट। ठीक है ना। ये सब सारी चीजें जो है वो आपके एक मीनिंग में भी आती है और आपके सिनोनिम्स में भी आती है। अब एंटोनिम्स में आती है इग्नोरेंस, इनएबिलिटी, इनएडिक्वेसी, इनकैपेबिलिटी, इन competence, इन एपेटनेस, इन एक्सपीरियंस एंड लॉस। ये सारे आपके आते हैं किसमें, ये एंटोनिम्स में आते हैं। देखो ये जो वोकेबलरी वाला पार्ट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रतिदिन आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स देखने सीखने के लिए मिल जाएंगे, जो आए दिन आप लोगों को मतलब कि रोजाना की जिंदगी में यूज होएगी, और किसी विशेष चीज को भी जानने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। चौथा नंबर में आता है लिटरेसी, जिसको हम लोग बोलते हैं साक्षरता। तो साक्षरता का मीनिंग यहाँ पर देखो क्या है, और सिनोनिम्स, लिटरेसी है, लेटर है, लिटरेलिटी है, और उसके बाद लेटर है, ये चीज है। और एंटोनिम्स में है आप लोग का इलिटरेसी। और पांचवें नंबर पे है आपका कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति, हमारी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, हमारा वातावरण, ये सब सारी चीजें जो है वो हमारे कल्चर में आती है, हमारी संस्कृति में आती है। हमारे मतलब चीजों को लेकर के चलना, पढ़ना लिखना, पूजा पाठ करना, या फिर किसी भी धर्म के लिए प्रेयर करना, किसी भी जगह पे जाना, मतलब उस चीज को उस वातावरण को समझना, ये सब सारी संस्कृति में आती है। जैसे कि कल्चर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल में दे देती हूँ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के जो कल्चर है, और नीचे तमिलनाडु का जो कल्चर है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। खान पान, वेशभूषा, खान, रहना सहना, वातावरण, क्लाइमेट, वेदर, हर चीज में बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो मीनिंग है और जो इसका सिनोनिम्स है उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। ये है ऑब्जर्वेंस और है ब्रीडिंग। और जो आपका एंटोनिम्स है वो बैड मैनर है और है क्लमसीनेस। ये हम लोगों का ये जो है वो एंटोनिम्स में आता है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा यहीं तक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को किस तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मान लीजिए किसी को कोई सजेशन देना है, किसी तरह का कोई क्वेरी करना है, तो इस मेल आईडी पे जा करके आप लोग मेल कर सकते हैं। इस वीडियो का जो भी पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा वो इस फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। अ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे की मदद करने से कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने अर्थ को स्वस्थ रखें। वो अर्थ को स्वस्थ रखने के लिए हमको अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना है जी। हम अगर अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं तो हमारा अर्थ पूरी तरीका साफ सुथरा रहेगा। अर्थ साफ सुथरा, अर्थ स्वस्थ, तो हम स्वस्थ। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।